सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। एक दिन हम अवकाश पर थे, लेकिन उसके पूर्व हमने जीएस के खंड में काफ़ी दूर तक का सफ़र तय किया है। और जीएस के सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम खंड इतिहास में हम थे। और इतिहास में आपने देखा कि प्राचीन भारत को समाप्त करते हुए कई टेस्ट सीरीज देखे, और हम मध्यकालीन भारत में आ चुके थे और सूफी युग के अंत में थे। अर्थात यदि एक क्लास और आपको मिल जाए तो धार्मिक युग की समाप्ति हो जाएगी और मुगल काल को शुरू किया जा सकता है। हम इस मुकाम पर आकर खड़े थे, और मुगल काल के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, जो आपकी परीक्षा का मुख्य हिस्सा है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। जब हम कॉम्पिटेटिव परीक्षा की बात करते हैं तो चाहे सिविल सेवा हो अथवा इसके इतर जूनियर लेवल के एग्जामिनेशंस हों, आप देखते हैं कि उसमें गणित की महत्ता है, रीजनिंग की भी महत्ता है। एक समय में जब मेरे पास पर्याप्त समय था तो मैं चारों खंड को अकेले ही डील किया करता था। आजकल समय का थोड़ा अभाव है, फिर भी मैंने सोचा है कि इस कक्षा में रीजनिंग और गणित को ऐड कर देता हूँ। और मैंने इसके लिए एक स्ट्रॉ पोल भी करवाया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव समर्पित किए। क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन फिर भी इसी कक्षा में हम सप्ताह के एक आध दिन को यदि ऐड करके उसमें गणित रीजनिंग की कक्षा दे दें तो अभ्यर्थियों का काफ़ी हित हो सकता है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम बात करेंगे। कई बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। आप देखेंगे जिन लोगों ने इसमें बीएड किया होगा किसी ने, उनको पता होगा कि कोठारी कमीशन के बाद जो नई शिक्षा नीति 10+2+3 लागू हुई थी, कोई बताएंगे कब शुरुआत हुई थी? एनीबॉडी? कोठारी और मुदालियर कमीशन के बारे में कोई बता सकते हैं इसमें? कोई बात नहीं। 1952 और 64-66, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद 3 भाषा का फॉर्मूला दिया गया, और 3 भाषा के फॉर्मूला के साथ स्कूली और कॉलेजिएट की शिक्षा की शुरुआत हुई थी। लेकिन कालांतर में देखा गया कि जो भारत में सरकारी सेवाओं का मानक है, कि सरकारी सेवाओं को गोल्ड माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो अभ्यर्थी उसमें चयनित होकर आते हैं वो सदैव से ही क्या रहे हैं? तेज तर्रार, मेधावी, अति परिश्रमी और होनहार रहे हैं। यूं ही चयन नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो जो स्कूली शिक्षा का मानक स्तर है, वह मानक स्तर कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मानक स्तर को टच नहीं कर पा रहा था। तो आरंभ में जब देश पिछड़ा हुआ था, उस समय क्योंकि बाजारीकरण नहीं था, तो बाजारीकरण के अभाव में क्या होता था कि अभ्यर्थी स्कूल और कॉलेज से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर ही परीक्षा देते थे। तो पेपर का लेवल भी आसान था और कट ऑफ भी कम जा रहा था। आप देखेंगे कि 2008 से पहले तक की जो परीक्षा हुई, उसमें नेशनल लेवल के ऑफिसर ग्रेड की परीक्षाओं में ग्रुप बी में अंग्रेजी नहीं है ही नहीं। केवल मैथ और जीएस था, रीजनिंग भी नहीं था। ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद की परीक्षाओं में चारों सेक्शन आने लगे, और अब चारों सेक्शन में देखिएगा कि एक टीम है जो क्वेश्चन सेट करती है, और उसका सेट करने का अपना एक मानक है, दिन से दिन डिफिकल्ट करते हुए जा रही है। कुल मिलाकर मामला कंसेप्ट का है। यदि हम उस समय की भी बात करें, स्कूल की शिक्षा और सरकारी परीक्षाओं के मानक की जो योग्यता है, उस योग्यता में ज़्यादा फर्क नहीं था उस समय, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स नहीं थे। तो अभ्यर्थियों ने जो अपने हिसाब से कर लिया, उसके हिसाब से परफॉर्म करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ा, तो समय आगे बढ़ने के साथ साथ जब हम देखते हैं कि 80-90 के दशक की बात करते हैं, 80-90 के दशक में देखिएगा कि न्यू शिक्षा नीति एक बार फिर से आई, 81। लेकिन जब तक शिक्षा नीति आई, लेट हो चुका था और सरकारी परीक्षाओं का मानक और ऊपर चला गया था। यदि इस स्टैंडर्ड को आप मापना चाहते हो, एक बीपीएससी को ही ले लीजिए। बीपीएससी को यदि देखते हैं कि आज से 30 साल पहले का पेपर कैसा है, तो क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अपने क्षेत्र के एक नेता के विषय में 20 शब्द लिखें, 50 शब्द लिखें, ये सब पूछा जाता था। कोई लिख देगा। आज के अभ्यर्थी को यदि मेंस में बैठा दिया जाए, कह दिया जाए कि गंगा नदी की विशेषता को बताइए या गंगा नदी पर 5 शब्द रखिए, आप में से कोई बता देगा? कितने लोग नहीं बता पाएंगे? वो हाथ खड़े करें आज के संदर्भ में गंगा नदी के बारे में। सब बता देंगे। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। पूछा जाता था कि आपके क्षेत्र में यदि कोई विधायक या सांसद चुना जाता है तो उसका नाम लिखें और उनके कार्यों की समीक्षा करें। ये सब पूछते थे।
तो आज के अभ्यर्थियों को क्या लगेगा? हंसी ही लगेगा इस पर, हास्य का विषय होगा उनके लिए। वो देखेंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन वो उस समय का क्वेश्चन था जिस समय लोग गांव से बाहर नहीं निकले थे। मैं आज की बात करूंगा। 86 की शिक्षा नीति जब आई तो लेट हो चुका था, गवर्नमेंट एग्जाम्स का लेवल ऊपर चला गया था। उसके बाद जब अभी दो नीतियां आ चुकी हैं, अभी जो रिलेवेंट है 2020 की नीति और 23 का एनसीएफ चल रहा है। आज देखिएगा कि सीबीएसई ही पूरे देश के मानक को तय करती है। सीबीएसई के आधार पर ही देखिएगा कि देश में राज्य बोर्ड्स अपने बोर्ड का सिलेबस या पाठ्यक्रम तय करते हैं, जो और आसान कर दिया गया। परीक्षा में पास करना काफ़ी आसान बना दिया गया। और कुल मिलाकर शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य ही यह है कि 100% रिजल्ट आ जाए। इसमें क्या होता है, रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो मौलिक गुणवत्ता है वो समाप्त होती हुई चलती है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो लेवल है, यदि पहले का गैप इतना था तो अब इतना का गैप हो गया, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। और जो संस्थान हैं, ओपन मार्केट में बहुत सारे संस्थान हैं, लाखों की संख्या में कोचिंग होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ऐसी क्लासेस 5% होगी जो सही गाइडलाइन दे पाती है। बाकी क्लासेस सिर्फ क्लासेस हैं, वहाँ से पढ़कर शिक्षक को भी पता नहीं चलता कि क्या पढ़ा है और अभ्यर्थी को भी पता नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा। इसी सब को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम और सरकारी सेवाओं के बीच मानक के गैप को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि फिर से समय निकालकर आप सभी के लिए इन दो विषयों को ऐड कर दूं। इसीलिए मैंने स्ट्रॉ पोल करवाया था। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा आज गणित को समझ लेते हैं। जीएस लगातार चलता रहेगा, साथ साथ ये भी साथ साथ चलेगा। तो आज गणित पर बात करेंगे हम। आप में से कितने अभ्यर्थियों को लगता है कि गणित एक दुरूह विषय है? वो हाथ खड़े करें जो बहुत असाध्य है। एक बार राय ले लेता हूँ। आज तो बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उन सभी का नाम काटना पड़ेगा लगता है। जो अभ्यर्थी हैं, आप में से कितने अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि गणित एक डिफिकल्ट विषय है, कि इसमें स्कोर करना आसान नहीं है? कोई है ऐसे? एक हाथ खड़ा हुआ। ठीक है, चलिए। कितने अभ्यर्थियों का गणित बहुत अच्छा है, वेरी गुड है? वो हाथ खड़े करें। कोई नहीं? एक, वेरी गुड है। आदित्य जी, गणित के विषय में दो शब्द बताइए, कैसा है, कैसे देखते हैं गणित को? बहुत बढ़िया। देखिए, गणित और रीजनिंग ऐसा विषय है, सिविल सेवाओं में भी इसकी महत्ता तो है ही। ठीक है, साथ ही यदि आप कोई और परीक्षा भी साथ में देते हैं और सिविल सेवा के जो समकक्ष पद हैं और उसमें बहुत कम आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्कोरिंग विषय है, 100% की गारंटी होती है इसमें। जिनको आता है तो सही से डील कर सकते हैं, वो 100% नंबर इसमें लाते हैं। अब एक बार मैं शुरुआत करता हूँ। ध्यान रखिएगा, सप्ताह में 2 क्लासेस की जरूर होंगी, कोशिश कर रहे हैं। गणित को कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैं 3 खंड में बांट कर देखता हूँ। ठीक है, एक बार चर्चा हो जाए। अभी लिखना कुछ नहीं है आप लोगों को, सिर्फ देख लीजिए। इसमें होमवर्क बहुत अधिक देंगे जो करके लाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास भंडार पड़े हुए हैं। 200 250 क्वेश्चन का होमवर्क मिल जाएगा इसमें। आप दिन रात आप क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम गणित को 3 खंड में बांटकर देख सकते हैं आज की परीक्षा के अनुरूप। जो सबसे पहला खंड है वो है एरिथमेटिक, यानी अंक गणित। इसका दूसरा खंड है कमर्शियल मैथमेटिक्स, वाणिज्यिक गणित। और जो इसका तीसरा खंड है उसे हम कहते हैं एडवांस मैथमेटिक्स। 3 ही खंड है, और चैप्टर का नाम याद हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, जिनको इंग्लिश में लिखना वो लिख सकते हैं, एरिथमेटिक, कमर्शियल और एडवांस। और सिलेबस याद ही करवा देते हैं, वैसे याद हो गया होगा कुछ लोगों को तो और बढ़िया है। अभी लिखना नहीं है, समझ लेना है। अंक गणित, वाणिज्यिक गणित,
और एडवांस, यानी एडवांस ही लिख देते हैं, उच्चतर। 3 हिस्से हैं और इस हिस्सों को तैयार करने की अपनी एक रणनीति है, कैसे तैयार किया जाए। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। अंकगणित की बात करें तो सबसे जो पहला चैप्टर आता है वो आता है नंबर एंड नंबर सिस्टम। दूसरा आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, यानी आयु संबंधी प्रश्न। पार्टनरशिप, एलिगेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। और सातवां आता है मिसलेनियस, विविध। ध्यान रखेंगे, ये है अंकगणित और ये सभी को याद होना चाहिए। मैं लिखने का समय दे दूंगा, सभी सामने देख लेंगे। ठीक है, फिर से दोहरा देते हैं। नंबर एंड नंबर सिस्टम, नंबर एंड नंबर सिस्टम में कई उपखंड हैं, उसके कई प्रकार के प्रश्न हैं और कुल मिलाकर टेक्निक्स पर आधारित सवाल होते हैं। आजकल एसएससी के पैटर्न को यदि आप देखिएगा, एसएससी को मैथ का मानक माना जाता है भारत में, क्योंकि सीजीएल के लेवल में वो जिस तरह का गणित पूछता है, यदि उस तरह के गणित पर कोई मास्टरी कर ले, मैं नहीं समझता हूँ कि उसे उससे अधिक बियॉन्ड मैथ को पढ़ने की आवश्यकता है। इस लेवल के प्रश्न आजकल आ रहे हैं, एक आध बार अपवाद को छोड़ दिया जाए तो नंबर सिस्टम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, हम रेकनिंग वैल्यूज के बारे में, विभाज्यता की जांच को पढ़ते हैं, इकाइयों वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं, सीरीज को पढ़ते, श्रृंखलाओं को पढ़ते हैं, हम उसमें टेक्निकल सवालों को देखते हैं, कुछ संख्याओं को गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे, ऐसे भी सवालों को वहां देखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सारे टेक्निक्स हैं उसके अंदर। नंबर सिस्टम को पढ़ने के साथ एक अगला चैप्टर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे मैं पूरे गणित का आधार मानता हूँ। यदि किसी ने रेशियो पर ठीक से कमांड कर लिया है तो पूरे अंक गणित और कॉमर्शियल मैथ में उसे कहीं परेशानी नहीं आती। केवल रेशियो चैप्टर ठीक होना चाहिए, रेशियो और आगे चलकर कॉमर्शियल में प्रतिशतता, परसेंटेज, यदि ये आपका ठीक है तो गणित में आपकी स्थिति बेहद अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर है एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधी प्रश्न। 5-6 प्रकार के मुख्य क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ये उतना पर कमांड है तो कोई दिक्कत नहीं। और इस बार यदि मैं गणित की कक्षा लेता हूँ आगे तो आपको बताऊंगा कि गणित में पहले वाला ट्रेंड हमें चेंज करना चाहिए, स्मार्ट ट्रेंड को अपनाना चाहिए। 4 विकल्प होते हैं, हमें चारों विकल्प से प्रश्न को सॉल्व करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा में 2 तरह के अभ्यर्थी बैठते हैं, एक ऐसा अभ्यर्थी जो सवाल को बनाकर उत्तर तक पहुंचता है, और एक ऐसा अभ्यर्थी जो सवाल को विकल्पों से बनाकर उत्तर तक पहुंचता है। दोनों के समय सीमा में, जो सवाल बनाने की समय सीमा होती है उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। ठीक है, जो विकल्पों से डील करना जानता है वो बहुत कम समय में बिजली की गति से, विद्युत गति से सवालों को डील करेगा और हाई स्कोर करके आगे निकल जाएगा। और वनडे एग्जाम में यदि गणित कहीं पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि उसमें इस बात का कोई महत्व नहीं है कि कोई गणित में पीएचडी है, क्या फर्क पड़ता है, बोले कितने सही है, केवल इस बात का महत्व है। और इसी बात पर एक अभ्यर्थी को जज किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि एक विद्वान अभ्यर्थी बैठे हों जिन्होंने मैथ से एमएससी किया है और किसी ने केवल +2 किया है, गणित वहां तक रखा है, उसके बाद कोई दूसरा विषय रख लिया, लेकिन जिसने +2 किया उसको ये पता है कि सवालों को कम समय में बहुत तेजी से कैसे बना देते हैं, आगे निकल सकता है। जिसने पीएचडी किया है हो सकता है वो पीछे हो जाए स्पीड में, उसकी समय सीमा ही खत्म हो जाए और कम प्रश्नों को डील कर सके। ज्ञान के मामले में वो अधिक हो सकता है लेकिन सफलता उसे नहीं मिलेगी, सफलता वहां उसे मिलेगी जो अधिक स्मार्ट होगा। ठीक है, तीसरा एज बेस्ड प्रॉब्लम्स है, 4-5 टाइप के सवाल आते हैं इसमें। अगला पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का फॉर्मूला सिटी इक्वल्स पी होता है, सबको याद होना चाहिए। कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स प्रॉफिट होता है। 4-5 तरह के सवाल यहाँ भी आ सकते हैं। एलिगेशन अति महत्वपूर्ण है,
आजकल एलिगेशन चैप्टर पर कई तरह से घुमाकर सवाल पूछे जाने का ट्रेंड है, उसको भी हम देखेंगे। और इसमें एक चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इस सब के मिसलेनियस का अध्ययन करते हैं, मिसलेनियस को देखने की कोशिश करते हैं लास्ट में। ठीक है, इसे कहते हैं अंक गणित। अब चलेंगे हम कॉमर्शियल मैथ्स में, वाणिज्यिक गणित में। सबसे पहले जो इसमें हम देखते हैं वो देखते हैं प्रतिशतता। सबसे पहले आधार है इसका, इसमें प्रतिशतता और इसमें रेशियो आधार है सबका। प्रतिशतता के बाद क्या देखते हैं, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ईआई, इंग्लिश में परसेंटेज लिख दीजिएगा इसे, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं हौज जिसे कहते हैं, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र अनुपात, और एक चैप्टर इसमें आ सकता है मिसलेनियस, MISC। ठीक है, इतनी बातों पर यदि कमांड है, हो सकता है एक आध चैप्टर मिस कर गया हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है इतना ही चैप्टर होना चाहिए, देख लेंगे बाद में। इतने चैप्टर्स पर यदि कमांड हो गया तो आपकी स्थिति बेहद अच्छी रहेगी, काफ़ी शानदार रहती है। और तीसरा जो एडवांस खंड है, इसमें सबसे पहले कमांड कर लीजिए मेंसुरेशन, के बाद ट्राइगोनोमेट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री, पांचवा प्रोबेबिलिटी, और छठे में लिख दीजिए अदर्स, अन्य जो बच जाएगा। इतनी बातें यदि कमांड हो जाती हैं गणित में, तो गणित में आपकी स्थिति बेहद अच्छी होगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इतने ही चैप्टर्स हैं, और यह चाबी है, चाबी। इसमें 100% की संभावना है, एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। एवरेज मैंने वही कहा था, कोई एक मिस कर गया हो तो देख लीजिएगा, हाँ यहाँ एवरेज छूट रहा है, एवरेज ऐड कर दीजिए, बाद में करवा देंगे चैप्टर में। इसमें यहाँ पर बीच में एक चैप्टर लिख दीजिए एवरेज, औसत छूट रहा है, मैंने कहा था ना कि एक मिस कर रहा है कोई। ठीक है, इतना चैप्टर लिख लीजिए, फिर जब पढ़ाएंगे तो आ ही जाएगा सामने। लेकिन ये मुंह जवानी याद होनी चाहिए, रटा होना चाहिए। क्या सबने लिख लिया, लिख रहे हैं?
तेजी में नोट कर लीजिए। इसी में आ जाएगा। इसमें डिस्टेंस इन टाइम इसके नीचे कर दीजिए, टाइम एंड वर्क इसी के हिस्सा में पढ़ा देंगे साथ में, कंबाइंड सेट होगा उसका। इसका एक पीडीएफ बनाकर दे देंगे, ठीक है, तब आ जाएगा। और अदर्स में भी बहुत सारे चैप्टर होंगे, 4-5 हो सकते हैं। जैसे एक असमानता इनइक्वालिटीज़ है, समोंकों का विश्लेषण है, आंकड़ों की पर्याप्तता है, स्टैटिस्टिक्स का एक हिस्सा है, इसमें मीडियन को पढ़ते हैं, उसके बाद बहुलक को पढ़ते हैं, माध्य माध्य का बहुलक को पढ़ते हैं। इस सब को अदर्स में देख लेंगे, वो अभी एक प्रारूप है, एक आध यदि आगे पीछे भी हो जाएगा तो चैप्टर में वो आ जाएगा, सबके असाइनमेंट बने हुए हैं, ये चिंता नहीं। लेकिन मोटे तौर पर ये पता होना चाहिए कि हमें इतने चैप्टर्स पर मास्टरी करके रखना है, ये पता होना चाहिए। क्या सबने नोट कर लिया है? एक बार कंफर्म करें, जिनका नहीं हुआ है वो बता देंगे कि मेरा नहीं हुआ है, हाथ खड़े कर देंगे जिनका नहीं हुआ है। कोई ऐसे हैं जिनका छूट रहा है? अब हम इसमें सबसे पहले रेशियो को ही शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम पहले मैं पहले पढ़ाया करता था, आज से कुछ साल पहले, लेकिन अब मैंने निर्णय लिया है सबसे पहले रेशियो को देख लेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम को देखेंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, जिनको आता है वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएंगे, जिनको नहीं आता है वो गणित को वहीं भय से छोड़ देंगे, उसके बाद वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशियो में थोड़ा सा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी गणित कमज़ोर होगी, आज तो कई अभ्यर्थी नहीं भी हैं, उनको थोड़ी सहजता होगी, गणित को समझ पाएंगे, फिर नंबर सिस्टम में चलेंगे। नंबर सिस्टम एक तरह से मिसलेनियस मैथ का ही हिस्सा है, 10-12 टाइप के तो सवाल वहाँ रेगुलर तौर पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं। दो शब्द हैं यहाँ पर गणित में। पहला शब्द है अनुपात। बहुत ध्यान से देख लीजिए, सारा मामला कॉन्सेप्ट का है। एवं समानुपात। कॉन्सेप्ट समझ गए, कुछ नहीं है इसमें। अनुपात एवं समानुपात, वीडियो में आ जाइए सभी, अपने अपने बटन्स ऑन कर लीजिए, वरना मेरे पास होस्ट कंट्रोल है, एक ही बार में सबके वीडियो ऑन हो जाएंगे, एक क्लिक से ऑन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि सर मैं नहीं करूँगा, करके दिखाइए, तो हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए। तो तकनीकी समस्या जिनके पास नहीं वो कर लीजिए, जो तकनीकी समस्या से ग्रस्त हैं उनको छूट है। अब किसी का कैमरा ही खराब हो तो उनको छूट मिल जाएगी, ध्यान से देखिए। अब कोई बात नहीं, आप बंद कर लीजिए। वैसे आप लोगों का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग केवल बोर्ड का मैंने ओपन करवा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले
अब आ रही है आवाज? ठीक है। एक बार मैं आगे चलूंगा। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अर्थ क्या होता है। ठीक है। कौन बताएंगे आप में से? आपके उत्तर का स्वागत है। कोई एक अभ्यर्थी जो बता देंगे कि रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ अभी तक। हाँ। और प्रोपोर्शन क्या है? वेरी गुड। एकदम सही उत्तर। देखिए, रेशियो को यदि हम देखें तो दो संख्याओं के बीच का संबंध है। ठीक है। अब कैसा संबंध है? अब जैसे मैं कहता हूं कि 2 को 8 हिस्सों में बांटना है, यानी 2/8। गणित में 2/8। ध्यान रखिएगा। इसी को लिख सकते हैं 2:8। काट देंगे तो क्या होगा? 2 चौका 8। यहां भी काट देंगे तो 2 4 8। 1:4 हो जाएगा। बहुत सामान्य है। आपने बचपन में छठी सातवीं क्लास में जरूर देखा होगा। वहां से शुरू हो जाता है। यानी किसी भी दो राशियों के बीच के संबंध को रेशियो कहते हैं। रेशियो को दैनिक जीवन में देखते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिनको दिक्कत है, दिक्कत जिनको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझदार हैं, समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि रमेश की उम्र उतनी ही है जितनी महेश की। यानी क्या है? यदि रमेश 1 साल का है तो महेश भी 1 साल का है। ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि रमेश की उम्र उतनी ही है, रमेश की उम्र अपनी माता की उम्र से आधी है, तो यदि माता 50 साल की है तो रमेश 25 साल का है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 50 और 25 को अनुपात में लिखेंगे, 50:25, तो काट कर 2:1 हो जाएगा, दुनी हो जाएगी। यही होता है रेशियो। किसी भी दो राशियों के बीच का संबंध है रेशियो। और जब दो रेशियोज बराबर हों तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको भी समझ लीजिए कि प्रोपोर्शन क्या है। जैसे 8 और 16 का अनुपात और 32 और 64 का अनुपात, ये प्रोपोर्शन है। क्यों है प्रोपोर्शन? क्योंकि अनुपात को बट्टा भी कहते हैं। 8/16 और 32/64। यदि हम इसको काट देंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 1/2 आएगी, 1/2 आ जाएगी। यानी दोनों बराबर थे। दिखने में बड़े और छोटे लग रहे थे, लेकिन दोनों एक ही बात है। कितने लोग नहीं समझे हैं वो हाथ खड़े करें। केवल जो नहीं समझे हैं। बहुत आसान है। सबने समझ लिया। ठीक है। तो रेशियो का मतलब, जैसे 5/10 क्या है? एक रेशियो है। 1:2 क्या है? एक रेशियो है। लेकिन मैं कहूंगा कि 5:10। ठीक है। और 10:20, ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन है। 5/10 का मतलब ही 1/2 ही है, और 10/20 का मतलब भी 1/2 ही है। यही प्रोपोर्शन है। और रेशियो चैप्टर को पूरे गणित का आधार कहा जाता है। जितने भी बेहतर गणित के अध्यापक हैं, वो इसी चैप्टर में आपको इतना कौशलयुक्त बना देते हैं कि आप लगभग कॉमर्शियल मैथ के अंतिम चैप्टर तक, एडवांस को छोड़ दिया जाए तो, आप इसी चैप्टर के दम पर सारे चैप्टर्स को सॉल्व करते हुए चलते हैं। सब में एकांक का नियम लगता हुआ चलता है, और वही कॉम्परेटिव गणित का आधार भी है। उसको हम आगे देखेंगे। तो आपने इसको समझ लिया, ये अच्छी बात है। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो लिखने की आवश्यकता है उसको देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए, पहला, नंबर 1, लिखिए एक्स तथा वाई का मध्यानुपाती बराबर, एक्स तथा वाई का मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? जल्दी। y² / x ना, यहां y² / x हो जाएगा, बराबर y² / x। दूसरा का स्क्वायर बटे पहला। x तथा y का मध्यानुपाती बराबर y² / x।
नेक्स्ट देखिए x तथा y का तृतीय अनुपाती बराबर, गलत लिखवा दिया मैंने, ये मध्यानुपाती था ना, एक बार दोबारा संशोधन करें इसमें, तो थोड़ा ठीक कर दीजिए, रूट एक्स वाई कर लें ऐसे, तो थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए, रूट एक्स वाई, एक्स और वाई का तृतीय अनुपाती बराबर वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, ध्यान रखिएगा, तृतीय अनुपाती पहले लिखना था, कोई बात नहीं, पहले मध्यानुपाती ही लिखा दिया, तो रूट एक्स वाई कर लीजिए। बताएंगे ऐसा क्यों होता है, रटने की चीज नहीं है, समझदारी की चीज है। तृतीय अनुपाती बराबर वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, ठीक है। अब इस दोनों को मैं साइड में समझा देता हूं, क्या कह सकते हैं, कौन बताएंगे? वेरी गुड, ठीक है, मैं दिखा देता हूं क्या कहते हैं। मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, चार राशियों में तुलना की जाए तो एक बार देख लीजिए ये क्या है, आज के बाद याद नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं गणित पूरा भूल गया, तभी मैं पूरा गणित बना दूंगा, ये मेरी क्षमता है, और ये क्षमता आप में आ जानी चाहिए। कितना चीज याद रखेंगे, जीएस ही अकेला इतना बड़ा है कि जीएस को याद रखने में जीवन खत्म हो जाए, तब भी जीएस पूरा याद ना हो, मुख्य बातों को हम याद रख पाते हैं। गणित समझना है, अब देख लीजिए, जैसे अभी हम मध्यानुपाती को लिख चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जैसे एक राशि है 2 और एक राशि है 32, एक्स का मान 2 मानते हैं, वाई का मान 32 मान लेते हैं, ठीक है। हमें कहा जाएगा कि इसका मध्यानुपाती निकाल कर दिखाई, इसका अर्थ समझा देता हूं। फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करते हैं, रूट एक्स वाई निकालते हैं, रूट ओवर 32 गुने 2 करते हैं, ये रूट 64 हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। अब क्या है मध्यानुपाती, अब देखिए, x की वैल्यू को यहां रखिए और y की वैल्यू को यहां रखिए, और बीच में इस मध्यानुपाती को रख दीजिए, 2 चौका 8, 8 चौका 32, यानी यदि यहां पर अनुपात रख देंगे तो पहले और बीच वाले के साथ जो संबंध बनेगा वही संबंध बीच वाले और अंतिम के साथ बन जाएगा। यही है मध्यानुपाती। बात आ रही समझ में, बहुत आसान है। यदि आप कभी फॉर्मूला भूल भी गए तो कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूं। मान लीजिए कि हमें नहीं पता है 2 और 32 का मध्यानुपाती क्या होगा, इसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह देके छोड़ दीजिए, ठीक है। मध्यानुपाती का क्या मतलब है, इतना बट्टे इतना बराबर, इतना बट्टे इतना बराबर हो जाए, पहला बट्टे दूसरा बराबर दूसरा बट्टे तीसरा हो जाए। तो अब देखिए करके देखते हैं, पहला बट्टे दूसरा बराबर दूसरा बट्टे तीसरा, वाट वाट का क्या होगा, गुना करने पर कोना कोनी गुना कर देंगे, क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुने 32। स्क्वायर को यदि हटाएंगे तो वाट की वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर 2 गुने 32, 2 मतलब एक्स, 32 मतलब वाई, रूट ओवर एक्स वाई। तो भूल भी गए तो निकाल दीजिएगा, याद करना ही नहीं है। बात आ रही है समझ में, प्रूफ करके देख लीजिए कई बार चीजों को। जैसे अकेले कभी बैठे हुए हैं, मन में आ गया कि तृतीय अनुपाती क्या होता है, सत्यापित करके देख लीजिए, ब्लड में मिल जाएगा, उसके बाद भूल ही नहीं पाएंगे कभी। आगे चलते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना केवल ये है, किसी ने इसको तो नहीं लिख लिया, ठीक है। अब आते हैं तृतीय अनुपाती पर, इसको भी समझा देते हैं। अब अगला पद है तृतीय अनुपाती, वाई स्क्वायर बटे 2 और 32 को लेते हैं दोबारा, ये एक्स है और ये वाई है, ध्यान रखेंगे। हमें नहीं पता है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, नाम से स्पष्ट है तीसरा अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सूत्र कहता है कि वाई का क्या होगा, स्क्वायर होगा बटे एक्स होगा, 32 गुने 32 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 32 गुने क्या होगा, 16 होगा। गुना करने की जरूरत ही नहीं है, गुना करना भी सिखा देंगे फास्ट में, वैसे यहां तो काफी आसान है, ठीक है।
512। देखते हैं कैसे होता है ये। पहला पद है 2, दूसरा पद है 32, तीसरा पद निकालना है। हमने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद संबंध चेक करके देख लीजिए इसका क्या होता है। 2 को कितना से गुना करेंगे तो 32 होगा? 16 से। और 32 को कितना से गुना करने पर 512 होगा? 16 से गुना करने पर। यही है तृतीय अनुपाती। तीसरा पद पूछ रहा था, बता रही समझ में? यह है तृतीय अनुपाती। पहला और दूसरा के बीच जो संबंध है वही दूसरा के साथ किस तीसरे का होगा, उस तीसरे को निकालना है। यदि इसी को आप सूत्र पर बैठा के देख लेंगे तो एक्स बट्टा वाई बराबर वाई बट्टा इतना, क्रॉस लगाएंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर बट्टे एक्स आ जाएगा, वाट की वैल्यू सेम फॉर्मूले से आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा। काफी आसान है। जिनको अभी दिक्कत हो बता सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। चैप्टर का बेस ठीक हो जाना चाहिए। इस चैप्टर को यदि स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मैथ में इसके बाद किसी भी चैप्टर में कुछ भी प्रूफ करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरे में चलते हैं। नंबर 3, तीसरा लिखिए। एक्स तथा वाई का वर्गानुपात बराबर एक्स तथा वाई का वर्गानुपात बराबर एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, नाम ही है वर्ग अनुपात, यानी स्क्वायर करके अनुपात निकालिए। तो जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे अनुपात में ही। लिखिए एक्स तथा वाई का उपवर्ग अनुपात, उप लगा देंगे सब। एक्स तथा वाई का उपवर्ग अनुपात बराबर रूट एक्स अनुपात रूट वाई। रूट एक्स अनुपात रूट वाई। ठीक है, रूट एक्स अनुपात रूट वाई। नेक्स्ट, एक्स और वाई का घनानुपात बराबर एक्स और वाई का घनानुपात बराबर घनानुपात बराबर एक्स क्यूब अनुपात वाई क्यूब। एक्स क्यूब अनुपात वाई क्यूब। एक्स क्यूब अनुपात वाई क्यूब। नेक्स्ट, एक्स तथा वाई का उपघनानुपात बराबर उपघनानुपात बराबर क्यूब रूट ऑफ एक्स अनुपात क्यूब रूट ऑफ वाई। क्यूब रूट ऑफ एक्स अनुपात क्यूब रूट ऑफ वाई। क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है, अभी तक हम 2 से 3 पदों के लिए कार्य कर रहे थे इसमें। अब हम 4 पदों में देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला सूत्र। देखिए यदि ए बी सी और डी समानुपाती हों, यदि ए बी सी और डी समानुपाती हों, समानुपाती समझते हैं कि नहीं? समानुपाती हों, विष्णु जी आप बताइए समानुपाती क्या होता है? जैसे ए बी सी डी समानुपाती है तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन किसके बराबर होगा इसमें? पंकज कुमार जी। अच्छा ठीक है, पंकज कुमार जी, थोड़ी नॉइज आ रही है, दोबारा पूछ लेंगे आपसे, माइक बंद कर लीजिए। पंकज कुमार जी, आवाज आ रही है कि नहीं? काजल सुनाइए। ए बी सी डी यदि समानुपाती है तो इसमें कौन किसके बराबर है? ये होता है ज्योति जी।
ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी होगा। ए ए बट्टा, एक मिनट, चिंता नहीं करना, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी होगा। इसमें कहाँ रॉकेट साइंस है? तब से तो यही सिखाया है कि पहला बट्टा दूसरा बराबर, ठीक है, तीसरा बट्टा चौथा। क्या लिखा आपने? यदि ए बी सी डी समानुपाती हो तो, लिख दीजिए, समानुपाती हो तो समानुपाती को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टे डी, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह दिख रहा है कि नहीं सबको? कट रहा है ऊपर, ये कट भी रहा है, दिख रहा है। यदि एक बार डबल डॉट होगा तो इसका मतलब हुआ ए बट्टे बी, और यदि दो बार डबल डॉट है, डबल डबल, तो बराबर। याद रहेगा? जिनको, जो भूलने की के आदी हैं, ठीक है, जिनको बचपन से भूलने की आदत है वो लिख लेंगे, होता है कई बार, कुछ लोग स्मरण शक्ति नहीं रख पाते हैं तो वो लिख लेंगे। यदि एक बार चिन्ह रहे तो अनुपात का चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है? बट्टा। और यदि दो बार चिन्ह रहे, इसका मतलब क्या है? बराबर। कभी नहीं भूलिएगा, ये दो सिंबल हैं उसके। एक बार रहेगा तो अनुपात पढ़ेंगे उसको, दो बार रहेगा तो समानुपात पढ़ेंगे उसको। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। ए रेशियो बी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, ऐसे ध्यान रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए। तो हमने लिखा कि यदि ए बी सी डी समानुपाती हो तो ए बट्टा बी बराबर क्या होता है? सी बट्टे डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अगला सूत्र। अच्छा, इसमें एक चीज देख लीजिए, पहला पद इसमें कौन है चारों में? ए है। तीसरा पद कौन सा है? दूसरा पद बी है। डी किसने कहा? दूसरे नंबर पर जो दिखता है वही है, जो एक पर दिखता है वो पहला पद है, जो दो पर दिखता है वो दूसरा पद है। ध्यान रखिएगा, इतने प्रेशर में नहीं आ जाना है कि कुछ से कुछ बोल देना है, बहुत सीधा सीधा है। कई लोग तनाव में चले गए हैं लगता है। पंकज जी, चौथा पद कौन सा है? चौथा पद कौन सा है इसमें? डी है। चलिए, गुड। ये आपने लिख लिया कि ए बट्टा बी इक्वल सी बाई डी होता है। अब लिखिए, यदि यदि चार राशियां समानुपाती हो, यदि चार राशियां समानुपाती हो तो तो पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा पद हो, पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा पद होता है। एक गुने चार बराबर दो गुने तीन होता है। रट जाएंगे इसको, होता है। ठीक है, ये बेसिक सूत्र है, छठी क्लास के सूत्र हैं ये। यदि किसी को लगता हो कि बड़े क्लास का है तो वो नहीं है, क्लास 6-7 का सूत्र है। एक बार मैंने पुनरावृत्ति करवा दिया है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। मध्यानुपाती रूट एक्स वाई, तृतीयानुपाती वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, वर्गानुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, घनानुपात क्या होगा? एक्स क्यूब अनुपात वाई क्यूब, उपवर्गानुपात रूट ओवर एक्स अनुपात रूट ओवर वाई, ठीक है, और उपघनानुपात क्यूब रूट ऑफ एक्स अनुपात क्यूब रूट ऑफ वाई हो जाएगा। यदि चार पद समानुपाती हों तो ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी होता है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, पहला पद गुने चौथा पद बराबर। क्यों ऐसा हुआ? तो ए से किसको गुना करना है? डी को गुना करना है, बराबर है ना। गुना, चूंकि बटा वाला कहाँ जाएगा? गुना में। तो ए गुने डी बराबर क्या होगा? बी गुने सी। पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा हो जाएगा। और
ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। यह बेसिक सूत्र हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब चलते हैं आगे, सीखते हैं कंपाउंड रेशियो। देखिए हेडिंग में कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, यहां से अब हम चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। मिश्र अनुपात, अब क्या होगा, सवाल भी यहां से आने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 4,5 हो, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करें। एबीसी क्या होगा, ज्ञात करें। यह सवाल आता भी है, सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और आप में से कई अभ्यर्थियों को आता भी होगा पहले से, जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा। बिल्कुल भारी नहीं है। इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले फ्रेम को सेट करना है, अपने फ्रेम को खराब नहीं होने देना है। और हमारा फ्रेम क्या है, सवाल के लास्ट में जाकर देखिए। एक आदत विकसित कर लीजिए गणित में और रीजनिंग में भी। रीजनिंग और गणित में सवाल को शुरू से नहीं पढ़ना चाहिए, सवाल के सबसे लास्ट लाइन को पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए, वही पता होता है पूछता क्या है। और अंतिम लाइन को पढ़ने के बाद जब आप सवाल को शुरू करेंगे तो सवाल बनते हुए चला जाएगा पढ़ते हुए। यह आदत आप में विकसित हो जाती है। एबीसी कैसे निकालें, सवाल जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं शुरू में नहीं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा लास्ट में कि क्या पूछ रहा है, कह रहा है एबीसी निकाली। अब मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या आंकड़े हैं, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा ए बी सी, हमने नोट डाउन कर दिया। अब सीधा सीधा उतार देना है। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 है। हाँ हो सकता है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, अनुपात का चिन्ह दे दिया। अब बी और सी की वैल्यू कितनी है, 4 5, तो बी का यहां लिख देते हैं 4, हाँ 5। अब निकालें कैसे, 3 आंकड़ों का ट्रिक है, इसको इससे गुना करना है, 4 दूना 8, अनुपात 3 चौका 12, फिर अनुपात, इसको इससे गुना किया, 3 पंचे 15, निकाल दिया उत्तर। तो ए का मान कितना मिला, 8, बी का 12 और सी का 15। ये सबसे आसान तरीका है, अधिकांश को आता भी होगा जिन्होंने थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई की होगी। नहीं भी आता है तो चिंता की बात नहीं, ये सीख लीजिए। ठीक है, सीख पाए, किससे किसको गुना करना है। चलिए नोट भी कर लीजिए। इसी सवाल को थोड़ा बदलते हैं, बनाकर दिखाना है। किसी को लिखना भी है, हाथ खड़े कर दें। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा सा बदल कर देते हैं, वो हटा देते हैं। तैयार रहेंगे आप लोग, बनाकर दिखाएंगे। ए और बी की वैल्यू दी हुई है 4:3, ठीक है, और सी और बी की वैल्यू दी हुई है 2:5। आपको एबीसी निकालना है, जल्दी से निकाल कर दिखाएं, क्विकली। और कोई, 8 6 15, ठीक है, देख लेते हैं। आपके उत्तर का स्वागत है। ये सही उत्तर है, ये सही उत्तर है, 20 15 और 6, वेरी गुड। हम गणित की कक्षा में बैठे हुए हैं, हमें अपने दिमाग का ट्रांसमीटर ऑन करके रखना है, इसमें उल्लू नहीं बन जाना है, और उल्लू बना दिया जाता है परीक्षाओं में ऐसे ही, और आप वही करके आते हैं जो आप यहाँ। गुड, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ।
धोखा नहीं खाना है, देख लेना है पहले। मैं पूछता ही क्यों, सीधा पूछना होता तो क्यों पूछता, पूछता नहीं, पूछता दूसरा पॉइंट शुरू करता। देखिए, सबसे पहले मैंने कह दिया है कि सवाल को शुरू से पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये उन अभ्यर्थियों की बातें मैं आपको कह रहा हूं जो टॉप करते हैं परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा में। अंतिम लाइन को देखना चाहिए, अंतिम लाइन क्या पूछ रही है, एबीसी निकालिए। तो सबसे पहले मेरा काम है कि उसको नोट कर लेना क्विकली। हमने एबीसी लिख दिया, ए और बी की वैल्यू है 4 3, उतार दिया 4 3। अब मेरे पास क्या है, बी और सी है, लेकिन वहां बी और सी नहीं है, सी और बी है। पहले किसकी वैल्यू है, सी की, तो सी की वैल्यू लिख देते हैं। सी की कितनी है, 2, तो सी के सामने लिख दिया 2। और बी की वैल्यू है 5, तो बी के सामने 5। 5 चौका 20, 3 पंचे 15 और 3 दूना 6। 20 15 और 6 इसकी वैल्यू हो गई, हमने लिख दिया और ये सही हो गया। कट जाए तो काट भी दीजिए, लेकिन कटेगा नहीं। ठीक है, आप ए और बी और सी वाले में ट्रेंड हो गए हैं अब शायद। कितने लोग अभी तक अनट्रेंड हैं, वो हाथ खड़े करें इसमें। ईमानदारी पूर्वक, ऐसा नहीं कि कोई नहीं खड़ा कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा, एक व्यक्ति। चलिए सुनील जी, एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैं इसको समझा देता हूं। हमें जब एबीसी पूछा जाए तो पहले एबीसी लिख लेना है, ठीक है। और एबीसी लिखने के बाद दिए गए मान को उतारना ही है। जैसे ए और बी का दिया हुआ, ए का कितना है, 4 है, तो ए के सामने 4। बी का 3 है, तो बी के सामने 3। अब उधर देखिए, सी का है 2, तो सी के सामने 2। अब बी का है 5, तो बी के सामने 5 लिख दिया। अब रूल है कि पहले को पहला से गुना करके यहां लिखेंगे, 4 पंचे 20, ए की वैल्यू हुई। इन दोनों को गुना करके नीचे लिखेंगे 15, लास्ट से लास्ट 3 दूना 6। ए की 20 वैल्यू, बी की 15 और सी की 6 हुई। ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 वाला तो बना देंगे, 4 में चलते हैं। 4 तक सीख के रखना चाहिए, उसके बाद टेक्निक्स के बल पर बनाते हैं। 4 में चलते हैं, टॉपिक है कंपाउंड रेशियो। मान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू दी हुई है 2:3, बी सी की वैल्यू दी हुई है 1:2, और सी डी की वैल्यू दी हुई है 2:5। और हमें पूछ रहा है कि ए बी सी डी का मान निकालें, इक्वल्स व्हाट, यह पूछा जा रहा है। तो नियमतः हम वही करेंगे, सवाल को लास्ट से जाके पढ़ेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो डिमांडेबल है एबीसीडी, इसका डिमांड किया जा रहा है, इसको हम लिखेंगे ए बी सी और डी। ये हमारा पहला काम है, हमने लिख दिया। अब सुनील जी आप ही बताएंगे, ए के सामने मैं क्या रखूं, इसको देखकर, और बी के समक्ष देख के बताइए। लिखा हुआ है 3 रख दिया, ठीक है। अब इसमें किस किस की वैल्यू है, बी की कितनी है, बी के सामने क्या लिखेंगे, 1:, और सी की वैल्यू कितनी है, 2, तो सी के सामने क्या रखेंगे, 2। अब इस वाले में जाते हैं तो सी की वैल्यू 2 है, तो सी के सामने फिर नीचे से लिखेंगे 2। और डी की वैल्यू कितनी है, 5, लिख दिया 5 और लाइन दे दिया। इतना काम तो कोई भी कर ले, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर ले, छापना ही है। इसके बाद अब गुना कैसे करें, तो देखिए बहुत आसान है, चित्र बना लीजिए कैसे करते हैं, सब में वैसे ही करना है। मैंने कैसे बना दिया, तीनों को गुना करिए, 2 दूना 4 अनुपात। अब क्या करिए, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब इसको देखिए ऐसे, क्या क्या आया, 3 1 2, 3 दूना कितना 6। फिर ऐसे 3 दूना 6 दूना 12, और फिर लास्ट में कैसे, जैसे पहले कर रहे थे ऐसे, 3 दूना 6 पंचे 30, निकाल दिया।
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू 30। ठीक है, आदित्य जी दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ काट सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखेंगे सवाल में जैसा डिमांड होगा वैसा। कट जाएगा तो काट देंगे, याद रखिएगा कटेगा तभी जब चारों कटेगा। इसी एक नंबर से 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 6 10 काट के। ठीक है। सबने सीख लिया, सीखना ही है, सबसे आसान काम है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। साइकिल चलाने में भी इससे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, संभाल के चलाना पड़ता है कि कहीं टक्कर न लग जाए। सवाल को थोड़ा सा बदलेंगे, पहले नोट कर लीजिए जिनको लिखना है। कौन सा बगल वाला डिजिट? कर सकते हैं आप, वहां बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल लिखते हैं, आप उसको बनाकर तेजी में दिखाएंगे, इसी आधार पर एक स्ट्रक्चर है। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 4:1। सी अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3। और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 2:1। आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, ये बताना है कितना होगा। एक उत्तर मिला है 12,321। इसको लिख लेते हैं साइड में। क्या सबका उत्तर यही है? ठीक है, वही बात हुई, काट के उतना आ जाए तो ठीक है। करके देखते हैं पहले, क्या इतना ही आता है? हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ए बी सी डी। ए और बी की वैल्यू है 4:1, 4:1। बी और सी की वैल्यू कितनी है? 2:3। और सी डी की वैल्यू है 2:1। आप सभी का उत्तर गलत है क्या? फिर गलती कर, क्या लिखा हुआ है? सी बी, अच्छा हाँ, ठीक है, फिर आप ही लोगों का सही है। उल्टा लिखा हुआ है ये, तो मिटा के मैं दोबारा से कर देता हूँ, 1 मिनट। आप ही लोग सही हैं। एक बार दोबारा से लिख दूं, वैल्यू मैंने गलत छाप दी शायद। सबका सही है, ठीक है, दोबारा से लिख लें। 4:1, ये बी सी है, बी का 3 है, सी का 2 है, हाँ ठीक है, गुड। 2:1। काट देंगे, ठीक है। उसी प्रक्रिया से आप इसको तेजी में बना सकते हैं, और ये सबसे सामान्य है। वैसे जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो इतना करते भी नहीं है। ये ट्रेंड 1990 का है, 2000 का है। आज का ट्रेंड विकल्प से उत्तर देना है, तो हम सिखाएंगे आपको। इसमें एक डिजिट सम का मेथड भी सिखा देंगे, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण मेथड है, जिसमें सवाल को देखते ही उत्तर पता चल जाता है कि ये इसका उत्तर होगा। कुछ ऐसी विधियां हैं,
और ये सब इसीलिए सीखी जाती है ताकि हम दूसरों से कम 1-2 अंक लीड कर लें, क्योंकि मैथ में यदि कहीं 25 सवाल पूछे जाते हैं तो 1 से 2 नंबर आगे हो जाएंगे, उससे अधिक आगे नहीं हो सकते टॉपर्स से, क्योंकि लगभग सब 25 पर ही होते हैं, कोई कोई 24 पर होता है, कोई कोई 23 पर होता है। ठीक है, ये सीख लिया आप सभी ने, आगे चलेंगे हम। ठीक है, एक सवाल लिखिए, कुछ सवाल लिखवाते हैं आज, सेट भेज देंगे, आज ग्रुप में चला जाएगा, और होमवर्क भी लिख देंगे, कितना तक टारगेट है उसमें बना कर लाना। लिखिए, एक घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच, एक घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का अनुपात ज्ञात करें, का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन है 1/12, 1:1, 5:1 और 12:1। एक घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, ऐसे सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है। 12:1। वेरी गुड। लेकिन पहले क्या था, घंटा था, पहले घंटा है बाद में मिनट है, उसको ध्यान रखते हुए एक बार दोबारा देख लीजिए। 1:12। अच्छा, देख लेते हैं, आपका उत्तर मैंने स्टोर कर लिया है। और कोई गति का अनुपात पूछ रहा है, इधर देखिए। अच्छा, हो सकता है दोनों उत्तर में है, दोनों विकल्प हैं आपके सामने। 1/12 मतलब 1:12। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। इस सवाल को बनाने के लिए किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कहेंगे ऐसा क्यों है, कैलकुलेशन किए बिना कैसे बनेगा? बनेगा, मैंने कह दिया है ना कि विकल्प से ट्राई करना है। ये सेट आपको भेज देंगे आज। सवाल है, जैसे ये घड़ी है, इसमें ये घंटे की सुई है, बना दिया सुई, ये घंटे की सुई है, और ये बड़ी वाली सुई किसकी है? मिनट की है। इतना तो सबको पता है। ज्यादा स्पीड कौन चलती है, घंटे वाली सुई की मिनट वाली सुई? मिनट वाली सुई। एक बात तो पता है ना कि जब अनुपात निकालेंगे तो ज्यादा तेज में कौन चलेगा अनुपात में? मिनट वाला। कम तेज कौन चलेगा? घंटा वाला। तो पूछ क्या रहा है, वो तो मैंने पहले कहा था, देख लीजिए, पहले घंटा वाला है कि मिनट वाला है प्रश्न में? आवर है। तो आवर का सुई पहले है और मिनट का सुई बाद में है। आवर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, मिनट का ज्यादा फास्ट चलेगा। अब देखिए, ये आवर है, ये मिनट है, ये आवर है। देखिए, मैं तो लिख रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं होता तो नहीं बनाता। देखिए, इसमें मिनट 12 गुना तेज भाग रहा है और आवर स्लो है, मान सकते हैं। इसमें घंटा का सुई 5 गुना तेज भाग रहा है और मिनट भाग ही नहीं रहा है, होगा उत्तर? ये तो देखते ही कट गया। इसमें दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं, 1:1, कट गया। इसमें क्या हो रहा है, घंटे की सुई 12 के रफ्तार से, मिनट 1 के रफ्तार से, हो ही नहीं सकता। 3 विकल्प किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे सवाल को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर टिक कर देंगे। जिसने नहीं समझा वो दोबारा पूछ लीजिए, मैं होता तो कोई सोल्यूशन नहीं निकालता। हाँ सुनील जी, समझ गए? बस ये देख लीजिएगा। अब मैं एक सवाल दे दूं, एक जंगल में चीता और कछुआ दौड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक सवाल दे दूं, और दोनों की रफ्तार ना भी दूं, लेकिन यदि ऐसे विकल्प दे दूं, इसमें यदि पहले कछुआ हुआ बाद में चीता हो तो उत्तर क्या होगा? ये होगा? नहीं होगा। पहले यदि कछुआ हो और बाद में चीता हो तो उत्तर ये हो सकता है। तीनों विकल्प कभी भी कछुए और चीते को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे स्पीड में।
क्योंकि सब हर समय कछुआ धीरे धीरे चलेगा, चीता तेज भागेगा। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। और यही सीखना है आज के गणित में। देखिएगा जब सेट बनाएंगे और क्वेश्चन का अंतिम लाइन पढ़िए, चारों विकल्प से पहले ट्रायल कर लीजिए, बन गया तो ठीक है। 70% सवाल तो यूं ही बन जाएंगे। 10-20% में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपका टाइम काफी बचेगा। एक सवाल लिखिए और कोशिश करना है कि कलम नहीं उठाना है, बिना उठाए बन जाए। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:5। ए अनुपात बी बराबर 2:5, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 7:8। 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 5:7। तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा ज्ञात करें। मैं विकल्प लिख रहा हूं, उससे बनाइएगा। चार विकल्प हैं आपके पास, 1 2 1 3 2 3 1 4। चार विकल्प हैं। जल्दी से कोई बनाकर दिखाएं। वेरी गुड, ये सही उत्तर है। बन गया। सबने बना लिया इसको। किससे नहीं बना वो हाथ खड़े करें। एक बार दोबारा हाथ खड़े करें, हाथ डाउन कर लिया आपने क्विकली। हाँ, एक व्यक्ति से नहीं बना, ठीक है। देखते हैं, इसको बना देते हैं। देखिए वही तरीका पहले, यदि आप नए हैं तो सजाना सीख लीजिए, पुराने हो जाएंगे तो दूसरा भी तरीका है। ए बी की वैल्यू है 2 5, बी सी की वैल्यू है 7 8 और सी डी की वैल्यू है 5 7। क्या पूछ रहा है? ए अनुपात डी पूछ रहा है। बीच का निकालिए ही मत, केवल पहले वो निकाल के देखिए। हो गया तो ठीक। 7 दूना 7 5 35 दूना 70। इस छोर पे क्या आएगा? 8 5 40 7 280। ठीक है, कुछ दिख रहा है? यदि कट जाता तो 1 4 हो सकता था। शर्त यह कि बीच की वैल्यू भी कटनी चाहिए थी, ये दोनों भी कटने चाहिए थे, हो सकता था। 1 4 को लगा दीजिए टिक, ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बीच की वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल लिखिए जो इससे अलग है। विकल्प यहां भी दे देते हैं। देखिए यदि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 3:5:6 हो, तो एबीसी का मान अनुपात में ज्ञात करें। अनुपात में ज्ञात करें। ऑप्शन है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, लिख लेते हैं, 10 6 5 15 10 3। ये चार विकल्प आपके सामने। सर क्या होगा ये बताना है। और हड़बड़ाएंगे नहीं, और दूसरे के उत्तर पर भी कोई भरोसा नहीं, अपने हिसाब से बनाकर देखिए।
ए ही होगा। ठीक है, हो सकता है ए ही हो सकता है। 10, 6, 5। वेरी गुड। देखिए अब एक उत्तर अलग आ गया, इसका क्या मतलब है, कोई ना कोई तो जाएगा काम से। जब ही अलग अलग प्रकार के उत्तर आ गए तो सबका तो सही नहीं होगा। एक बार और समय देता हूं, जिन लोगों ने पहला वाला उत्तर दिया है वो दोबारा अपने उत्तर की जांच कर लें एक बार। 2 घड़ी का समय है आपके पास, देख लीजिए क्विकली। 10, 6, 5। लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया, उत्तर बदल दिया लोगों ने। पहली बार कहाँ गलती हो गई थी, गलत गुना भाग कर दिया, कैलकुलेशन गलत कर दिया। देखिए, सबसे पहले ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए थोड़ा तर्क लगाना पड़ता है। मैं एक चीज बताता हूं, 1/A की वैल्यू कितनी है, कितनी है? 3 है या 3/1 है? या किसी चीज के बट्टा में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यदि इस 1 को ऊपर कर देंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1/3। बात समझ लिया। थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, आसान करने के लिए। यदि ए बी सी लिख दे अनुपात में, तीनों जो बट्टा वाला था वो ऊपर चला गया, तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सिस्टम कहता है गणित में कि ऐसे अनुपात को सीधा करने के लिए, यानी इस तरह से लिखने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। और जैसे आप भिन्न जोड़ बनाते हैं वैसा ही बनाना पड़ता है। तो 3, 5 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। कैसे हुआ 30? 3 पंचे 15। 15, 15 के पहाड़े में क्या आएगा जो 6 से कट जाएगा, तो 15 दूना 30, 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 हुआ। मैं साइड में लिखता हूं इसको 30। अब देखिए, 3 दहन 30, 5 छक्के 30 और 6 पंचे 30, 10, 6, 5। ये उत्तर हो गया। दोबारा से बता देता हूं, 1/A मत रहने दीजिए, इसको ए को ऊपर ले जाइए। तो ए को जैसे ही ऊपर ले जाइएगा तो 3 हो जाएगा 1/3। बी को ऊपर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा 1/5। और सी को ऊपर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा 1/6। अब बट्टा वाला आ गया, कोई टेंशन नहीं है। आधार का लघुत्तम निकालिए और भिन्न जोड़ की भांति करके लिख दीजिए। सबसे सिंपल सवाल बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, एक अगला सवाल देते हैं। और सवाल थोड़े थोड़े क्या होंगे, तार्किक होते चले जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मैथ में कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा फॉल्ट हो जाता है जो अप्रत्याशित होता है। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/2/3। XYZ बराबर 1/2/3 हो तो इसका मान निकालें। और ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। बंद रहे ये। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 3, 4, 18। एक उत्तर आ गया है।
और कोई? सबने बना लिया? ठीक है, गुड। कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे यह नहीं बना हो? हैंड रेज कर दें वो। ठीक है। ठीक है, काफी आसान सवाल। कैसे बनाएंगे इस सवाल को सबसे तेज में, कैसे बना सकते हैं? क्या करना चाहिए? कौन बताएंगे? तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। सजाना है। कैसे सजाएंगे इसको? मान के हिसाब से। वेरी गुड। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सिंपल चीज है। सबकी वैल्यू दी हुई है पहले से। एक्स का मान कितना है? 1 रेशियो है, वाई का 2 रेशियो है और जेड का 3 रेशियो है। एक्स बट्टा वाई है, ठीक है, वाई बट्टा जेड है और जेड बट्टा एक्स है। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए बता दिया है तरीका क्या है, उसके हिसाब से आप इसको तोड़कर बना सकते हैं। एलसीएम कितना लिया हो? कितना हुआ एलसीएम? 6 हुआ। अब क्या करना है? दो तिया 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 छक्के 6, 3 छक्के 18, भिन्न जोड़ की भांति 3 4 18 कर देंगे। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5a बराबर 3b बराबर 2c हो, 5a बराबर 3b बराबर 2c हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। abc ज्ञात करें। abc ज्ञात करें। मैं ऑप्शन लिख देता हूं: 6 10 15, 2 3 5, 5 7 13 और एक विकल्प है अगला 12 15 30। 4 विकल्प है। 6 10 15। ऐसे सवालों को तो बिना बनाए हुए ही उत्तर अब दे सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। विकल्प की सहायता लीजिए और सवाल को बना दीजिए। और कोई बना पाए हैं? कैसे बनाया आपने? ठीक है, इसमें कुछ मत निकालिए, इसमें कुछ मत निकालिए। अब एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, समय अधिक लगेगा। अब देखिए कैसे बना देते हैं इसको। एक बात तो तय है कि ये तीनों क्या है? बराबर हैं, तभी बराबर के चिन्ह दिए गए हैं। बराबर नहीं होते तो बराबर का चिन्ह क्यों होता? इतना तो तय है कि तीनों बराबर है। अब तीनों को बराबर कैसे करें? अब देखिए मैं एक काम करता हूं, इस ऑप्शन को ट्राई करके देखता हूं। इसमें ए की जगह क्या है? 6 है। बी के स्थान पर क्या है? 10। और सी के स्थान पर क्या है? 15। अब यहां कौन सा चिन्ह है? कौन बताएंगे जल्दी? गुना का। गणित में दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो बीच में गुना का चिन्ह होता है। तो 5 छक्के 30, 3 दहेंग 30 और 2 15 30, क्या बराबर हो गया? यानी जिस मान को रखने से सब बराबर हो जाएगा वही मान क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस मान को रखने से सब बराबर हो गया, तो यही उत्तर हो गया। हमें कोई एलसीएम नहीं लेना है इसमें, काफी इजीली बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल।
ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू दी गई है अगले सवाल में। वैल्यू है ए बी की 1/2 अनुपात 3/8। बी सी की वैल्यू है 1/3 अनुपात 5/9। और सी डी की वैल्यू दी गई है 5/6 अनुपात 3/4। ये तीनों की वैल्यू दी गई है और कहता है कि ए बी सी डी ज्ञात करें। ए बी सी डी ज्ञात करें, निकाल कर दिखाइए क्या होगा। कलम की स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए। 30 सेकंड में जवाब देना होता है एक क्वेश्चन का। काट कर बताइए कितना होगा, फाइनल लुक दीजिए उसको। ठीक है। वेरी गुड। 8 6 10 9। 8 6 10 9। ठीक है। कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। रेशियो को ही बट्टा भी कहते हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब रेशियो को बट्टा कहते हैं और डबल रेशियो का चिन्ह हो तो बराबर कहते हैं उसे। ठीक है। 2 चौका 8। अब देखिए 4 1 4 अनुपात 3। तोड़ दीजिए इसको। इसमें क्या होगा, 3 तिया 9, 3 1 3 अनुपात 5। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2 2 4, 2 तिया 6। 10 अनुपात क्या होगा, क्रॉस कर दीजिए, 10 अनुपात 9। ठीक है। वो छाप दीजिए। ए बी बी सी सी डी लाइन में है, 4 3 3 5 10 9। 4 3 3 5 10 9। वही तरीका। 4 तिया 12 देंगे 120। 3 तिया 9 देंगे 90। 15 देंगे 150। 15 9 135। ठीक है। सबको 15 से उड़ा दीजिए। 15 8 120, 15 6 90, 10 150, 8 6 10 9। सिंपली बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीख पा रहे हैं गणित में? काफ़ी आसान है, ये सेट भी दे देंगे और वहाँ टारगेट लिखा होगा। आपको 2 3 दिन का समय मिलेगा बनाने के लिए खुद से। एक अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार रहेंगे सभी। लिखिए, यदि m+n अनुपात m-n बराबर 4 अनुपात 1 हो, 4 अनुपात 1 हो, तो m² + n² अनुपात m² - n² बराबर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन भी है। 25 9, 16 1, 8 17 और अगला विकल्प है 17 8।
कैलकुलेशन करके बताइए कितना होगा। सबको 16 एक आ गया। ठीक है, शेष अभ्यर्थी भी ट्राई करें, तेजी में जवाब दें। 16 एक आ गया, ठीक है। कोई और, एनीबॉडी एल्स हैव द न्यू आंसर या डिफरेंट आंसर? सबका उत्तर बराबर है, ठीक है। कैसे बनाया? स्क्वायर करके बना दिया आपने। कितना आया? 16:1। 16:1। इस बार आप लोग गिर गए हैं, बोल्ड हो गए हैं इस बार। ठीक है, यह यॉर्कर था। कुछ सही जवाब नहीं आया, ठीक है, देखते हैं, चिंता नहीं करना है। 17/8 ये सही उत्तर है। 17/8 ये सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या उत्तर हो जाए इसमें। ऑप्शन 25/9, 16/1, 8/17, 17/8, चार विकल्प हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि इसका उत्तर क्या होगा। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो दिया है वो दिया है, ये सत्य है। जो दिया है वो क्या है? एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में जो दिया रहे कि इतना बराबर इतना, वो ब्रह्म सत्य है। ये लिख दे कि दिन में 22 घंटे होते हैं तो मान लेना है। वहां पर लड़ाई नहीं करना है कि 24 घंटे होते हैं, 22 ही घंटे होते हैं। उसको मान लिया कि जो दिया है वो सत्य है। अब इसको देखिए, m² + n² बट्टा m² - n²। सवाल भी एक बार देख लो कि सवाल यही था। सवाल यही था, नो डाउट। क्या किया जाए कि मामला बन जाए, टूट जाए? देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अभी मैं कुछ नहीं करता हूं। नीचे वाले का सूत्र तो होता है, m² - n² को लिख सकते हैं ना, m+n × m−n। लिख सकते हैं कि नहीं? a+b × a−b बराबर a² - b²। सब ने खूब रटा होगा अलजेब्रा में, 7th क्लास से शुरू हो जाता है। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए, इतना लिखने के बावजूद भी वैसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, कोशिश कर सकते थे, लेकिन यहां देखते हैं पहले। ये कटेगा थोड़ी, ये कटेगा नहीं, तो थोड़ा और तोड़ देते हैं। तो नीचे लिख देता हूं मैं। पहले यहां देख लेते हैं कि हमारी क्या स्थिति बनती है। बार में तोड़ दें तो कट जाए कि ना कटे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, नहीं कुछ नहीं होगा, बना देता हूँ। देखिए, m की वैल्यू 4 है, ये तो मिट गया, कहाँ चला गया? m की वैल्यू 4 है, ध्यान रखिएगा ये टूटेगा नहीं आगे, देख लिए गुना करके। और n की वैल्यू 1 है। सॉरी, दोबारा से बैक।
m प्लस n की वैल्यू 4 है और m माइनस 1 की वैल्यू 1 है। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई डॉट नहीं है। इसको एक बार लिख लिया जाए। 4:1 है। थोड़ा इसको तोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4m प्लस 4n इक्वल्स m माइनस n आ जाएगा, तोड़ना पड़ेगा ही इसे। इधर आ जाएगा तो 3m, और इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कट गया 5n। ठीक है, 4m में से m घटा दिया, 3m है ना, ये -5m आ जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी यहाँ पर। सोलह, एक 17, ठीक है, और 5, नहीं आएगा। क्योंकि एक बार मैं बना देता हूँ इसको दूसरे तरीके से, बहुत बड़ा हो गया ये तरीका। 4, 1, 5, ठीक है, 1 मिनट। सवाल एक बार दोबारा से लिखते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा, नहीं टूटेगा। लेकिन आंसर जो बताया वो आंसर सही नहीं था। ठीक है, जो बड़े की वैल्यू होगी तोड़ दिया जाए। ऐसे बना दीजिए, मत तोड़िए उतना लंबा। देखिए, ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, और आ जाता है तो पैनिक करने के लिए आ जाता है। जब लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा तो गलती हो जाएगी। कुछ मत कीजिए। 4, 1 है ना, इसको 8, 2 कर दीजिए, सवाल सीधा हो जाएगा। सबसे सिंपल। ठीक है, अब 4, 1 है, इसको 8:2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है? वही है ना, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। वही है। हाँ, समान संख्या से गुना कर दीजिए। ठीक है, या 40-10 कर दीजिए सबसे अच्छा, और भारी लगे तो 40-10 कर दीजिए। ये सवाल यही मांग रहा है। अब देखिए क्या करना है, दो संख्याओं को जोड़ के कितना हो रहा है, 8। अब इसको भूल जाइए, ये 8, 2 कर दिया हमने। दो संख्याओं को जोड़ के कितना हो रहा है, 8। उसी दो संख्या को घटा के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ रहे तो एक काम कर सकते हैं, बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों के जोड़ की आधी यानी 5। छोटी संख्या क्या होगी, दोनों के अंतर की आधी। तो 8-2 कितना, 6 का आधा 3। पहले इसको भी समझ लीजिए, जैसे कहीं लिखा हुआ रहे, बहुत सिद्ध प्रयोग है कि दो संख्याओं को जोड़कर 100 होता है और दो संख्याओं को घटाकर 60 होता है। तो ज्यादा गुणा भाग मत करिए। बड़ी संख्या क्या होगी, 100 प्लस 60 की आधी 80, और छोटी संख्या हो जाएगी 100 माइनस 60 की आधी 20। 80 20 100, 80 माइनस 20 60। इसको याद रख लीजिए। अब देखिए, हमने वही किया, बड़ी संख्या निकालने के लिए 8, 2 10 का आधा 5 कर दिया, बड़ी संख्या 5 हुई, x 5 है। और छोटी संख्या क्या है, 8-2 6 का आधा 3 है। बड़ी संख्या m है, छोटी संख्या n है, माने निकाल दिया उसका। अब सवाल था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए, जो तोड़ तो सकते नहीं, संभव नहीं है, करके देख लिया हमने। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखिए, m का मान 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। n का मान कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 प्लस 9 बट्टा 25 माइनस 9, तोड़ ताड़ दीजिए। 34 बट्टा 16, 17 बट्टा क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब जो रूल कहें इसको आप, लेकिन मैं तो सीधा सीधा समझता हूं कि मुंह तरीके से बना दिया। सवाल भी वही है। कई बार सवाल ऐसा आता है जिसमें आंकड़े ऐसे दे दिए जाएंगे कि टूटते नहीं रहेंगे, तो उसको गुणांक में चेंज कर, जैसे कहीं रहेगा 1:4, तो दोनों पर 0 0 बैठा दीजिए, 10:40, बात बराबर ही रहेगा। पहले भी 4 गुना था, अभी 4 गुना है, टूट जाएगा। लेकिन वो सीधे फॉर्म में तोड़ दीजिए इसको, बन जाएगा। क्योंकि अब इसको तोड़िएगा, ये टूटेगा ही नहीं आगे चल।
और फिर आप वहाँ पोह करते रहिएगा परीक्षा हॉल में, लंबा लगे तो तोड़ के निकल जाइए आगे। आगे चलते हैं। आ जाता है, कई बार आता है परीक्षा में, ऐसे ऐसे सवाल कई बार दे देते हैं। कितना होगा? हाँ ये 8 होगा, ये तो गलत लिख दिया, ये 8 होगा। नीचे वाला को मान लें, हाँ ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। तो 70:8 क्या होगा इसका? आगे चलें। कई बार ऐसे प्रश्नों से सामना हो जाएगा, टूटता ही नहीं रहेगा। जैसे एक प्रश्न एक बार आया था परीक्षा में, a-t इंटू b-t इंटू c-t इंटू अप टू z-t तक का मान निकालें। सवाल समझे कि नहीं? ब्रैकेट में a-t इंटू ब्रैकेट में b-t इंटू ब्रैकेट में c-t अप टू z-t का मान निकालें। क्या होगा मान? क्या होगा जल्दी बताएं। कैसे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलकर क्या होगा, एक पद क्या आएगा, जैसे m-t n-t o-p-t s-t t-t t-t का मान 0 हो जाएगा बीच में, और वो पूरी श्रृंखला को क्या करेगा, शून्य से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो उत्तर 0 हो जाता है। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कई। आगे चलते हैं। एक और सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल को ध्यान रख लीजिएगा, प्रैक्टिस में रहेंगे तो और याद रहेगा। टाइम टेकन हो तो बदल के बना दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिखिए, देखिए यदि यदि एक बार रुक जाइएगा, सवाल थोड़ा अलग है, ये नहीं है, अलग अलग आंकड़े हैं सवाल। एवी के बाद सीडी है, सीटी इक्वल्स ईएफ इक्वल्स 2:3 है, ठीक है। और पूछ रहा है एक्स ए वाई सी जेड ई, एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई अनुपात एक्स बी वाई डी जेड एफ, जेड एफ का मान क्या होगा? ऑप्शन में है 1-3, 2-3, ये 4 विकल्प है, इसको बनाकर दिखाना है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू इज टू थ्री, वेरी गुड। देखिए इसको बनाना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा सवाल जब भी आ जाए कि ए बी बी सी डी और ई एफ अलग अलग आंकड़े के मान बराबर ही दिए हों, ऐसे सवाल को नहीं बनाना चाहिए। इसमें जो यहां लिखा है सीधे उसको टिक कर देना, कुछ नहीं सोचना चाहिए, उत्तर हो जाएगा। सबसे आसान है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, रट जाइए इसको। यदि ए बी बी सी सी डी के, ए बी सी डी ई एफ के यानी अलग अलग आंकड़ों के मान बराबर दिए हों, उस आधार पर यदि ऐसा कोई फॉर्मेट मिले तो उसका उत्तर वही होगा जो सवाल में आंकड़े हैं। बनाकर दिखा देते हैं ऐसे, उत्तर वही होगा। कितने लोग चाहते हैं कि बना दिया जाए? ठीक है, बना दिया जाए, बना देता हूं।
लेकिन याद रख लीजिएगा आंसर जो यहां है वही आंसर होगा। एक चीज देखिए, ए किसके बराबर है? सी के। हाँ, ए सी के बराबर और सी ई के बराबर, ई दो के बराबर। यानी ए सी ई को एक ही समझना है, दो ही समझना है तीनों का मान। और बी डी और एफ का मान क्या होगा? तीन ही समझना है। यदि कहीं पर बी डी एफ मिल जाए तो तीन है। अब देखिए ए सी ई क्या है, इसका मान कितना है? टू है। तो लिखते हैं 2x 2y 2z अनुपात बी डी एफ का मान कितना है? तीन है। तो x से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x 3y और f का मान फिर तीन, 3z। क्या कॉमन हो सकता है? टू कॉमन हो सकता है। अंदर में बचेगा एक्स वाई जेड अनुपात, तीन कॉमन हो सकता है यहाँ पर। एक्स वाई जेड क्रैश हो जाए, कट जाएगा, क्या बचेगा? वही बचेगा जो था, ऊपर था। तो बनाइए ही मत, रट जाइए ऐसे सवालों को। एकदम याद रख लीजिए जो यहां दिख रहा है वही उत्तर होगा। क्लियर है? पूरा टर्म कट जाएगा। आगे चलते हैं। हम अलग अलग प्रारूप के सवालों को देख रहे हैं। एक सवाल लिखिए के बाद। देखिए यदि ए बट्टा बी प्लस सी माइनस ए बट्टा बी प्लस सी माइनस ए बराबर बी बट्टा ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी बराबर सी बट्टा ए प्लस बी माइनस सी बराबर के हो तो के का मान ज्ञात करें। गुड क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए में है 3, बी में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी में है 0 और डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर बनाएंगे इसको, इनमें से कोई नहीं। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, देख लेते हैं। लेकिन बनाकर, तुक्का नहीं लगाना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले ही कह दिया है, मान रखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तर्क पर आधारित है। कितने लोगों ने आत्मविश्वास के साथ इसको बना लिया है और मुझे समझा सकते हैं, इसलिए ऐसा होगा उत्तर, उस स्थिति में है। राघव जी सुनाइए कैसे बनाया इसको आपने। के का मान 3 रख दिया, ठीक है।
अब क्या करेंगे? वन वन वन, अच्छा ए बी सी का मान आपने वन माना। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, आप किसी एक ही साइड का मान मान सकते हैं, ये नियम है गणित में। या तो बराबर के बाएं का मान रख सकते हैं तो दायां लाना पड़ता है, तो फिर दोनों नहीं मान सकते। के को 3 माना तो एबीसी निकालना पड़ेगा उस हिसाब से। अब क्या होगा? गलत हो गया। कोई और जो इसको सॉल्व कर सकते हैं? लग रहा है गणित भारी है ना, भारी विषय भी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने कहा था अभी कि 100% स्कोर कर सकते हैं, ये तो दिक्कत वाली स्थिति है, बन नहीं रहा है सवाल यहाँ से आगे। हिट भेज देंगे आज, आसान लगेगा, बना देते हैं। देखिए, ऐसा सवाल जब भी आता है तो एक बात आप सदैव ध्यान में रखिए, वनडे एग्जामिनेशन में जब हम बैठते हैं और इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो हमें पर क्वेश्चन लगभग 30 से 35 सेकंड का समय अधिकतम मिलता है, अधिकतम मैथ में। कि पढ़ना भी है, बनाकर उत्तर भी टिक करना है और आगे भी बढ़ना है। ऑनलाइन परीक्षा है तो सेव बटन दबाकर आगे बढ़ना है, और ऑफलाइन है तो गोला भर कर आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, कुछ तो तरीका होगा जिससे 30 सेकंड में बन जाना चाहिए, तभी यह दिया जाता है। एक बात तो निश्चित है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बनाने में 5 या 10 मिनट लग जाएगा, नहीं हो सकता। ऐसे सवालों को ट्राई करके देखना चाहिए। 0 1 2 ऐसे ऐसे मानों से, हल्के हल्के मानों से सवाल बन जाता है। अब दो रास्ते हैं, या तो इधर मान रखें वो लाएं, या उधर मान रखें ये वाला ला के दिखाएं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बड़े हिस्से में मान रखना चाहिए, छोटा हिस्सा प्राप्त करना आसान होता है। देखिए, हम ए बी सी तीनों का मान क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं, क्योंकि हमें बराबर भी तो करना है। यदि हम इस साइड को मानते हैं तो ये तीनों क्या करने हैं? हमें बराबर करने हैं। यदि हम एक मान लेते हैं तो क्या होगा? ए बट्टे बी प्लस सी माइनस ए बराबर बी बट्टे सी प्लस ए प्लस सी माइनस बी बराबर सी बट्टे ए प्लस बी माइनस सी। ध्यान रखिएगा, सबका मान एक रख दीजिए। ए बी सी को हमने क्या माना? ए को 1 माना, बी को 1 माना और सी को 1 माना। हो सकता है एक वट्टा क्या होगा? 1 + 1 - 1 बराबर 1/1 + 1 - 1 बराबर 1/1 + 1 - 1। ध्यान रखिएगा, कैसे निकलेगा ये? एक बट्टा एक एक कितना होता है? 2 - 1 1, 1 = 1 = 1। ये आ गया। हमने तीनों का मान एक रख के देखा था, यानी एक बात तो तय है। एक बात क्या तय है कि के इसमें से किसी के भी बराबर है, चाहे इसके बराबर हो या इसके सबके बराबर है। एक खंड का मान क्या आता है? 1। तो के का मान हर हाल में क्या है? 1 ही है। यदि दो रखें तो, दो रखेंगे तो क्या होगा? 2/2 + 2 - 2 कितना होगा काट के? कितना होगा काट के? सबका मान दो रखें तो 2/2 + 2 - 2 एक ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी के का मान फिक्स है एक। कितना है के का मान? एक है। चाहे हम एबीसी के बदले में कोई भी नंबर रख दें, कुछ भी रख दें, यदि इस तीनों को बराबर करेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। और एक हमारे पास नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये इसका सही उत्तर है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब किसी परीक्षा में एनओटी यानी नन ऑफ दीज या इनमें एक से अधिक वाला उत्तर होता है तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है उसको हम टिक कर दें परीक्षा में। लगता रहता है कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, इसके पहले जो 3 विकल्प हैं उसी में सही उत्तर होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5% प्रश्नों का उत्तर क्या होता है? चौथा ऑप्शन होता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा कैसी रही? क्या सीख पाए? इसमें कुछ सीख पाए कि नहीं? कितने लोगों को कक्षा लाभकारी लगी? हाथ खड़े कर लें एक बार, पता चल जाएगा। लाभकारी लगी, ठीक है, वेरी गुड। यह सेट मैं आप सभी तक भेज देता हूँ। मैं लिख भी देता हूँ कि आपको खुद से कितना तक अब बना कर आना है। जितना तक आपसे बन जाएगा उतना का ही टारगेट मिलेगा। कल सूफी शुरू करेंगे। सूफी में एक क्लास बचा हुआ है और वो खत्म हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी उससे कल देख लेंगे। फिर मुगल काल शुरू होगा और बीच में करंट और मैथ चलते रहेंगे। रीजनिंग भी साथ साथ चलता रहेगा। रीजनिंग का सिलेबस एक दिन लिखवा देंगे, रविवार तक सोमवार तक कभी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। कल हम फिर जीएस को लेकर उपस्थित होंगे।
और क्लास वहाँ से बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा, यूट्यूब प्लेलिस्ट में एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा, बीपीएससी में ही मैथ के नाम से रहेगा, वहाँ इस चैप्टर को आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएंगे। शुभ रात्रि।